नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग देख रहे हैं आपदा प्रबंधन पार्ट 10। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है कि आपदाएं आती और आपदाओं आने के बाद जो है कि कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती। इसके पहले हम लोगों ने जो है कि सूखाग्रस्त के बारे में हम लोगों ने देखा था, अर्थात अकाल पड़ने के बहुत सारे कारण हम लोगों ने देखा था कि अगर बरसात नहीं होती है तो चारों तरफ जितने सारे वनस्पति हैं, चाहे प्राणी है, चाहे पशु पक्षी, सभी जो है कि एकदम बेहाल हो जाते हैं, अर्थात उनको खाने पीने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ जो है कि जन और धन दोनों की हानि होती है, अर्थात जो है कि सजीवों की मृत्यु होने लगती है, क्योंकि भूख के मारे जो है कि सब लोग बेहाल हो जाते हैं। तो उसी के आगे हम लोग जो है कि इस आपदा प्रबंधन में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है कि बादल फटना, अर्थात जिसका बारिश नहीं हो रही है तो भी अकाल हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में बारिश गिर रही है तो भी जो है कि समस्या पैदा हो रही है। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है कि बादल फटते हैं। बादल फटना किसे कहते हैं? क्योंकि आवश्यकता से अधिक जब बारिश होने लगती है, आप लोग को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बारिश के समय जब आवश्यकता से अधिक बारिश गिरती है तो वह बारिश जो है कि चारों तरफ जो है कि जलमग्न कर देती, अर्थात वहाँ पे पानी की जो मात्रा है, अर्थात बरसात के पानी की जो औसत मात्रा है 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है, अर्थात चारों तरफ हमको पानी पानी दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग बादल फटना के नाम से जानते हैं। देखेंगे कि यह कैसे होता है। तो देखिए कि कभी कभी बरसात वाले बादलों से आने वाला पानी बारिश के रूप में जमीन पर न गिरकर जमीन के तप्त तापमान के कारण पुनः वाष्प बनकर बादलों में समाविष्ट हो जाता है। अभी इतना समझ लीजिए पहले सब लोग। आपको मालूम होगा कि जब बरसात होती है तो वह पानी जो है कि जब जमीन पे आ जाता है तो वह पानी जो है कि आप लोग को मालूम होगा कि एक लेवल में जो है कि बराबर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह पानी ज़मीन पर न गिरकर और ज़मीन का तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है, और अधिक होने से वह पानी का वापस जो है कि वाष्प में रूपांतरित हो जाता है और वह पानी वापस जो है कि बादलों में मिल जाता है, अर्थात वापस रिटर्न हो जाता है। और वहाँ पर जो है कि बादलों में पानी को धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक हो जाती है, अर्थात वहाँ पे संघनन क्रिया भी मालूम है शीघ्र गति से होता है, तेज़ी से होती है। और ऐसे कंडीशन में फिर हुआ जो है कि जब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पानी जमा हो जाएगा तो वह पानी जो है कि बूंदों के रूप में ज़मीन पर या किसी छोटे भूभाग पर ज़्यादा मात्रा में गिरने लगता है। देखते हैं आगे आप लोग देखिए कि परिणाम स्वरूप बादलों में वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और शीघ्र संघनन की क्रिया द्वारा अचानक किसी विशेष और छोटे भूभाग पर लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक बरसात होती है। इसे बादल फटना कहते हैं। अर्थात आप लोग को मालूम होगा, मैंने बताया कि बरसात के समय बरसात में जो गिरने वाला जो पानी होता है वह ज़मीन पर न गिरकर ज़मीन की तप्त तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण उसका वापस जो है कि वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। वाष्प में रूपांतरित होने के बाद वह वापस जो है कि बादलों में मिल जाता है। और ऐसे कंडीशन में वहाँ पर जो है कि वाष्प की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और साथ ही साथ जो है कि संघनन की क्रिया भी मालूम है तेज़ी से होने लगती है। और ऐसे कंडीशन में वहाँ से जो है कि बरसात का जो पानी होता है किसी छोटे भूभाग पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक मात्रा में पानी गिरता है, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं बादलों का फटना। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है कि हमको चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। ऐसा आप लोग को मालूम होगा कि एक बार मुंबई में, अर्थात जो कि आप लोगों को देखिए कि 26 जुलाई 2005 को ऐसे ही मालूम है बादल फटा हुआ था, और जिसके कारण चारों तरफ अर्थात पूरी मुंबई जलमग्न हो गई थी। चारों तरफ हमको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बहुत सारी गाड़ी घोड़े जो है कि बहुत सारी मोटरें वगैरह हैं, जो घर हैं, वो पानी से जलमग्न हो गए थे, अर्थात जो है कि डूब गए थे। और कुल मिलाकर जो है कि भारी मात्रा में तबाही हुई थी, अर्थात जन और धन दोनों की हानि हुई थी 26 जुलाई 2005 को। अर्थात मुंबई में भी जो है कि बादल फटा हुआ था। इसी प्रकार से लद्दाख
लद्दाख में का नाम सुने होंगे आप लोग, वहाँ पर भी जो है कि इसी प्रकार का जो है कि बारिश हुई थी, अर्थात वहाँ पर भी बादल फटा हुआ था, जिसके कारण जो है कि चारों तरफ जो है कि तबाही हो गई। तो इसे बादल फटना कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कि थोड़ा सोचो, मूसलाधार बारिश होते समय पहाड़ों के नीचे क्यों नहीं रुकना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि आजकल जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर वनस्पतियों का अभाव हो गया। पूरे पहाड़ जो है कि एकदम आपको जो है कि नंगे दिखाई देते हैं, अर्थात उनके ऊपर पेड़ पौधे या घासें वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देती, और जिसके कारण इन पहाड़ों का कटाव होते जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तेज़ी से बारिश हो रही है और उस बारिश के अंदर अगर उस पहाड़ के नीचे अगर रुकते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उस पहाड़ का कटाव होता है और कोई न कोई भाग जो है कि टूट कर गिरते रहता है। और ऐसे कंडीशन में अगर उस पहाड़ के नीचे अगर रुकते हैं तो वह पहाड़ का जो है कि चट्टान आपके ऊपर भी गिर सकती है, अर्थात वह जो है कि पहाड़, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था जो कि पहाड़ों के ऊपर जो है कि वनस्पतियाँ और पेड़ पौधों का अभाव है, और ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ क्या करती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, पहाड़ों की चट्टानों को बांध के रखती हैं। लेकिन आजकल क्या हो गए हैं, पूरे वीरान हो गए हैं पूरे पहाड़, अर्थात उसके ऊपर कोई भी वनस्पति दिखाई नहीं दे रही है, और जिसके कारण उसका कटाव क्षरण तेज़ी से हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में अगर उस पहाड़ के नीचे रुकते हैं तो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए बरसात के समय पहाड़ों के नीचे हमको नहीं रुकना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिए। इसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है महाबाढ़ या महाबाढ़ के सुरक्षात्मक उपाय। तो सबसे पहले आप लोग बाढ़ के बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बाढ़ कब आती है, जब आवश्यकता से अधिक नदियों में, तालाबों में या और बहुत सारे जो जल स्रोत होते हैं, आवश्यकता से अधिक जब पानी जो है कि उसके अंदर जमा हो जाता है, तब वह पानी जो है कि चारों तरफ जो है कि विस्तृत रूप में फैल जाता है और चारों तरफ हमको पानी ही पानी दिखाई देता है, अर्थात चाहे मतलब कि कुल मिलाकर जन और धन दोनों की तबाही होती है, अर्थात उसे हम लोग महाबाढ़ के नाम से जानते हैं। आप लोग गांव में खास तौर पर देखे होंगे, यूपी में, बिहार वगैरह जो है कि आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब वगैरह में, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और उस नदियों का जो पानी होता है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तब उसका क्या होता है, फैलाव होता है, और जिसके कारण चारों तरफ हमको पानी ही पानी दिखाई देता है, और इसी को हम लोग जो है कि महाबाढ़ या बाढ़ के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बाढ़ या महाबाढ़ जब आती तो उसके रोकने के हमारे पास कुछ जो है कि उपाय होते हैं। अगर हम लोग उस उपाय को अगर करें तो उस बाढ़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अदरवाइज आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण ये है कि ज़मीन का अभाव। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है कि ज़मीनों के ऊपर, अर्थात जो कि जल स्रोतों के अंदर भी जो है कि घर बना रहे हैं, ज़मीन को, मिट्टी को भाट रहे हैं, और कुल मिलाकर जो है कि पानी के बहने का रास्ता मिल ही नहीं रहा है, और जिसके कारण यह बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बाढ़ को कंट्रोल करने के भी बहुत सारे कारण हम लोग देखेंगे एक एक करके, कि पहाड़ी प्रदेशों में छोटे बांध बनाना चाहिए। अब पहाड़ी प्रदेश आप लोग को मालूम होगा, जैसे मुंबई वगैरह में देखिए तो बाहर निकल कर देखेंगे तो आप लोग को बहुत सारे पहाड़ी प्रदेश दिखाई देती है। अब ऐसे जगहों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर मालूम है तालाबों की निर्मित करें तो उस पानी के फैलाव को, उस बिखराव को हम लोग क्या करते हैं, रोक सकते हैं। जो पानी चारों तरफ गांव के अंदर जो बहकर जा रहा है, उस पानी को हम रोक सकते हैं। वह पानी जो है कि तालाबों में एकत्रित हो सकता है और वह पानी लंबे समय तक हमारे लिए काम का अर्थात उपयोग भी विकसित हो सकता है। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों हो चाहे मैदानी कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगहों पर हमको जो है कि तालाब की निर्मित करनी चाहिए, जिससे पानी का जो फैलाव है वो रुक सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस तालाबों में संचित हो सकता है, जिससे हम लोग बाढ़ को रोक सकते हैं। दूसरा आपको दिया हुआ है रिसाव तालाबों की निर्मित करना चाहिए। ऐसे ऐसे तालाब निर्मित करना चाहिए, जैसे आप लोग बांध देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बांधों के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पानी को बांध देते हैं और पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब कभी मालूम है उस बांध के एक साइड पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वह बांध जो है कि टूटने का डर होता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बांधों में भी मालूम है रिसाव निर्मित किया जाता है, जिससे पानी जो है कि रिस कर दूसरी जगह पे जा सकता है। कुल मिलाकर अगर ज़्यादा पानी एक जगह पे जमा हो रहा है तो वह पानी जो है कि इन स्रोतों के माध्यम से हल्का हल्का जो है कि वह बाहर दूसरी तरफ जा सकता है, जिसके कारण बांध टूटते नहीं हैं, बांध मजबूती से पड़े रहते हैं। वही हाल जो है कि इनका जो है कि हमको अर्थात तालाबों का निर्माण करना चाहिए।
कि आवश्यकता से अगर अधिक उसमें अगर पानी निर्मित हो गया है तो वह रिस कर पानी जो है कि दूसरी जगहों पर जा सके, जिसके कारण वह बाढ़ के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, अर्थात उसको रोका जा सके। तीसरी बात आपको यहाँ पे बताया है कि नदियों के तट कृत्रिम पद्धति से सीधा करना चाहिए। नदियों के तट आपको मालूम होगा जो किनारे होते हैं वह किनारे जो है कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित किए गए, लेकिन उस वह की अगर मानो प्राकृतिक रूप से निर्मित किनारे क्या हो गए कि आजकल टूट कर नदियों में जाके मिश्रित हो गए, जिसके कारण उनका पता नहीं चलता है और जो है कि पानी जो है कि सीधा बाहर निकल आता है। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि उस जो उनके किनारे हैं उनको कृत्रिम पद्धति से हमको ऊंचा करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, जिस प्रकार हम लोग पानी गांव में देने के लिए हम लोग मेढ़े बनाते हैं, वैसे हम लोग जो है कि नदियों के मुहानों पर अर्थात उसके किनारे हम लोग जो है कि मेढ़े बना सकते हैं, अर्थात उसको ऊंचा कर सकते हैं, जिसके कारण पानी का जो है कि बहाव बाहर की तरफ नहीं हो सकता है। तो ये व्यवस्था कर सकते हैं। अगला बात आप लोग किया है कि नए जंगल बनाना। आप लोग को मालूम होगा कि जंगल जो होते हैं पानी को अर्थात बाढ़ को रोकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो समुद्रों के किनारे किनारे बहुत सारी जो है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वो झाड़ियों का होने का बहुत मुख्य कारण है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कभी मालूम है सुनामी आती है और कोई बाढ़ वगैरह आती है तो उसके अंदर जो है कि अगर मालूम है कोई व्यक्ति या कोई पशु या कोई प्राणी अगर बहकर जाता है तो उस झुरमुट में रुक सके, अर्थात वह इसके साथ साथ जो समुद्र का पानी जो है कि वेग से जो है कि बाहर न आ सके, उस वेग को कम करने के लिए झाड़ियाँ बहुत जो है कि महत्वपूर्ण कारगर जो कि सिद्ध हुई है। तो उसी प्रकार हमको जो है कि नए नए जंगलों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो है कि जितना ज़्यादा मात्रा में रहेंगे उतने ही बाढ़ को कंट्रोल करेंगे और उतना अधिक मात्रा में उनको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह पानी को सोख सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, जिससे जो है कि पानी के स्तर जो है कि कम हो सकता है। अर्थात कुल मिलाकर जंगलों का हमको निर्माण करना चाहिए, जिससे पानी के बहाव को हम लोग रोक सके। अगला आपको दिया है नदियाँ जोड़ना। नदियाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होगा एक से दूसरे से तीसरी अगर नदियों को जोड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग बाढ़ को रोक सकते हैं, क्योंकि जब किसी नदी के अंदर या आवश्यकता से अधिक बारिश हो रही है उसके पास में अगर कोई नदी स्थिर है तो उस नदी का जो पानी है अगर बढ़ रहा है तो वह पानी जो है कि सभी नदियों में जो है कि बहकर जा सकता है, जिसके कारण उस पानी का जो है कि बाहरी भागों में जो है कि फैलाव रुक जाएगा, अर्थात उसका बाढ़ से कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए हमको जो है कि नदियों का निर्माण करना चाहिए, नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हम लोग जो है कि उस बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि बिजली गिरना क्या होता है। बिजली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आपको बिजली जो है कि हमेशा जो है कि गिरती हुई दिखाई देती है, उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि क्या आपने आकाश में चमकने वाली बिजली देखी है, यदि हाँ तो कब। आप सभी को मालूम होगा कि आसमान में जब बारिश होती है, जब बादलों से बारिश होती है तो हमको जो है कि उस बारिश के मौसम में जो है कि बिजली चमकते हुए प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जब बारिश होती है तो ऐसे कंडीशन में जो है कि उसके अंदर हवाएं भी चलती हैं और उन हवाओं से जो है कि बादल जो है आप लोग को मालूम होगा कि बादलों के बीच घर्षण होता है और उस घर्षण से क्या होती है, बिजली का निर्माण होता है। तो ये हम लोग बारिश में देखते ही हैं। अगला आपको प्रश्न इसी से संबंधित दिया है कि बिजली की निर्मित कैसे, जो मैंने आपको बता दिया था कि बारिश के अंदर जो है कि जब तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं के कारण जो है कि उन बादलों के बीच घर्षण होता है, या तो जमीन के जब संपर्क में आते हैं बादल तब भी जो है कि बिजली का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर जो है कि घर्षण से जो है कि बिजली की निर्मित होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सारे कारण हैं इसके अंदर। जैसे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है, आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, जो हम लोग कभी सुने नहीं होंगे या सुनकर हमको जो है कि अचंभा लगता है कि आकाश में चमकने वाली सभी बिजलियां जमीन पर नहीं गिरती हैं। 95% बिजली आकाश में ही रहती है और केवल 5% जो है कि बिजली ज़मीन पर गिरती है। आप लोग को मालूम होगा कि जो मेरे प्यारे बच्चों आसमान में तो मालूम है बहुत सारी बिजलियां जो है कि तैयार होती हैं, बहुत सारी बिजलियां चमकती हैं, लेकिन सारी की सारी बिजलियां जो है कि ज़मीन पर नहीं आती। उसमें से केवल 5% जो है कि बिजली जो है कि ज़मीन पर आती है। 95% जो है कि बिजली वहीं पे समाप्त हो जाती है।
95% जो बिजली है वही समाप्त होती है, केवल 5% बिजली जो है कि ज़मीन पर अर्थात भूस्थल के संपर्क में आती है, जो ज़मीन पर आती है। इसके बाद आपको दिया है कि बिजली एक बादल में, दो बादलों में या बादल तथा ज़मीन के बीच उत्पन्न होती है। वायुमंडल में 1 सेकंड में 40 बिजलियाँ तैयार होती हैं। बिजली से निर्मित तापमान सूर्य के तापमान से अधिक होता है। इतने अधिक तापमान के कारण अत्यधिक दाब के अंतर्गत आई हुई हवा का प्रसरण होता है और जोर जोर से गड़गड़ाहट होती है। अभी आप लोग को मैंने बता दिया कि 1 सेकंड में सोचिए आसमान में 40 बिजलियां तैयार हो रही सेकंड में, और लेकिन अगर कुल की बात करें तो केवल 5% बिजली ज़मीन पे आती है, बाकी बिजलियाँ ऊपर ही समाप्त हो जाती हैं। और एक दूसरी बात है कि जब आसमान में बिजली तैयार होती है तो उस समय जो है कि आप लोग को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि तेज मतलब कि जो तापमान उसका है सूर्य के तापमान से भी अधिक होता है, और इस तापमान के कारण जब तेजी से हवाएं उसके संपर्क में आती हैं तब उसमें घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण कड़ाके की अर्थात गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसको हम लोग आसमान में बोलते हैं कि बिजली तड़क रही है। वो जो गड़गड़ाहट होती है उस तापमान के कारण होती है कि उस तापमान के जब संपर्क में जब हवाएं आती हैं तब उसमें प्रसरण होता है, और उस प्रसरण से जो होता है इसके अंदर बिजली का अर्थात गड़गड़ाहट का निर्माण होता है। तो जो हमको आवाज़ आती है इस प्रकार निर्मित होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखा, जो हम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, हमको जानकारी रखना चाहिए। अगला आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि बिजली कड़कते समय कौन सी सावधानियाँ बरतोगी। अगर आपको मालूम है बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, ये विशेष बातों को हमको ध्यान रखिए। जैसे पहला है खुले मैदान, वृक्ष के नीचे मत खड़े रहो, उसी प्रकार ऊंचे स्थान या पेड़ पर मत चढ़ो। खुले जो मैदान है, वृक्ष हैं या ऊंचा स्थान है, वह मालूम है बादलों के संपर्क में आ सकते हैं, और बादलों के संपर्क में आने से मेरे प्यारे बच्चों चारों तरफ पानी ही पानी होता है, जिसके कारण जो है कि वह बिजली नीचे आ सकती है। इसीलिए हमको ऊंचे स्थानों पर या पेड़ वगैरह पे नहीं चढ़ना चाहिए या खुले जगहों पर नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात आपको यहाँ पर दिया है विद्युत का खंभा, दूरध्वनि का खंभा, टावर आदि के पास मत खड़े रहो। बिजली का खंभा, दूरध्वनि का खंभा या टावर वगैरह जो होते हैं ये सुचालक वस्तुएं होती हैं, अर्थात इसके अंदर तांबे के तार या एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं, और यह तांबा और तार या एल्युमिनियम या लोहा यह विद्युत का अर्थात क्या होता है सुचालक होता है, और तेजी से बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए ऐसे जो है कि उपकरणों के पास हमको खड़ा नहीं रहना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गांव, खेत या आहत, बगीचे और घर के चारों ओर तार की कंपाउंड को स्पर्श मत करो। आप लोग को मालूम होगा कि गांव के चारों तरफ हम लोग बाड़ा बनाते हैं, अर्थात उसको चारों तरफ जो है कि तार से घेर देते हैं। उस तार को घेरने से क्या होता है कि वह तार जो होता है सुचालक होता है, और सुचालक होने से बरसात के समय में जब बिजली कड़कती है तो वह तार से जो है कि हमारे शरीर में प्रवेश हो सकती है। इसीलिए उस तार के संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए कि कभी खुदा न खास्ते उसके ऊपर अगर बिजली गिरे तो हम सुरक्षित रह सकें। इसीलिए हमको जो है कि बिजली के संपर्क उसके तार के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगला आपको दिया है कि यदि दुपहिया वाहन, साइकिल, ट्रैक्टर, नाव पर सवार हो तो तुरंत उससे उतरकर सुरक्षित स्थान पर हमको जाना चाहिए। दुपहिया गाड़ी जो होती है लोखंड वगैरह से बनी होती है। इसके अलावा जो है कि ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे उसके अंदर भी बहुत सारे लोखंड के पार्ट्स होते हैं, और जो है कि वो खुला रहता है, कुल मिलाकर वो खुले रहते हैं साइकिल वगैरह। तो इनके संपर्क में अगर हम रहते हैं तो इसके ऊपर बिजली अगर गिरती है तो हम भी जो है कि उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इसके लिए मालूम है इन धातु युक्त जो है कि वस्तुओं से हमको दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर इन वाहनों का हमको उपयोग टालना चाहिए। इसीलिए बरसात के समय में इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगला आपको दिया है कि अधिक व्यक्ति एक साथ न रहे, 2 व्यक्तियों के बीच 15 फुट की दूरी रहे, इसकी सावधानी रखें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा जो व्यक्ति होते हैं अगर आसमान में मालूम है खुले जगहों पर अगर हैं तो वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना होती है। इसीलिए मालूम है कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित न रहें, या हैं भी तो कम से कम 15 फुट की दूरी होना चाहिए। अगर कहीं बिजली गिरती है तो अन्य लोग जो है कि उससे बच सकते हैं, उनकी सुरक्षा हो सकती है, इसीलिए उनको सावधानी बरतना चाहिए।
इसके बाद प्लग से जोड़े गए विद्युत उपकरणों का उपयोग मत करो, मोबाइल या दूध धोने का उपयोग मत करो। प्लग से जुड़े हुए बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसको हम लोग प्लग में जोड़ते हैं, चाहे जैसे समझ लीजिए जैसे मिक्सर वगैरह है, इस्त्री वगैरह है, और भी बहुत सारे हैं। हम लोग टीवी रेडियो वगैरह चालू करके देखते हैं, तो इनसे हमको दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कि मोबाइल या दूध धोनी जो होता है इनका भी उपयोग हमको टालना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं में जो है कि बिजली शीघ्रता से प्रवेश होने का जो है कि संभावना होती है, इसीलिए इन वस्तुओं से हमको दूर रहना चाहिए। अगला आपको दिया है कि पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, टाट की बोरी, सूखी या खरपतवार हमको रखना चाहिए, क्योंकि मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, खरपतवार, सूखी लकड़ी वगैरह, प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक है। अर्थात अगर मालूम है बिजली गिरती है तो उसका संपर्क जमीन से नहीं हो पाता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए हमारे पैरों के नीचे या जो है कि लकड़ी की वस्तुएं या प्लास्टिक की वस्तुएं या खरपतवार होना चाहिए, जिससे हम बच सके, सुरक्षित रह सकें। अगला आपको दिया है कि तैरने वाले व्यक्ति मछुआरों को तुरंत पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। बरसात के मौसम में मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि पानी के माध्यम से बिजली अधिक मात्रा में प्रवेश होने की संभावना होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि उस पानी के अंदर मालूम है तालाब वगैरह में अगर कोई तैर रहा है या मछुआरे पानी में जा रहे हैं तो उनको उसमें जो है कि प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिससे बिजली गिरने की संभावना होती है। अगर हम लोग प्रवेश नहीं करते हैं तो उससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देना चाहिए। पक्का घर सबसे सुरक्षित स्थान है। अपने घर के आसपास ऊंची इमारतों पर त्वरित रक्षक लगाना चाहिए। आवश्यकता हो तो अपने घर पर भी त्वरित रक्षक लगाओ। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा पक्का जो घर होता है वो काफ़ी सुरक्षित होता है, क्योंकि उसमें बिजली गिरने की संभावना न के बराबर होती है। और अगर ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं अगर आपके आसपास, तो वहाँ पे त्वरित रक्षक होना आवश्यक है। त्वरित रक्षक में आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि यह जो कि एक ऊपर देखेंगे तो एक त्रिशूल नुमा होता है, और अगर मालूम है उसकी चपेट में अगर बिजली आती है उसके संपर्क में, तो उस त्वरित रक्षक से होते हुए वो बिजली कहाँ पर जाएगी, सीधी जमीन में चली जाती है और उस इमारत को जो है कि सुरक्षित आधार जो है वो सुरक्षित बच जाती है। और अगर आपके छत में, अगर आपके घर में भी अगर त्वरित रक्षक नहीं है तो हमको त्वरित रक्षक लगाना चाहिए, जिससे उस त्वरित रक्षक से बिजली जो है कि सीधी जमीन में जा सकती है और हमारा घर और हम दोनों जो है कि सुरक्षित रह सकते हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये पार्ट पूरा ख़त्म हो गया है। तो इस पार्ट का अर्थ जो है कि इस वीडियो को जो है कि आप बार बार देखिए। जितनी बार आप वीडियो को देखोगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में संबंधित जो है कि आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे बादल फटना किसे कहते हैं, बाढ़ के सुरक्षात्मक उपाय लिखो, और बिजली कड़कते समय कौन सी सावधानियाँ बरतोगे। जो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। केवल आपको जो है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इसके प्रश्नों के उत्तर को खोजकर इसमें आपको लिखना है और उन्हें याद करना है। फिर तब हम लोग जो कि अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।